This conference will now be This conference will now be recorded. This conference will now be recorded. This conference will now be recorded. द्वारा आयोजित इनसाइट्स ऑफ वृक्षायुर्वेद एवं पशु आयुर्वेद में आपका स्वागत करती हूँ। गुरु पूर्णिमा के इस स्वर्ण अवसर पर हमारे आदरणीय गुरुवर्य सुप्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक वैद्य आबा साहेब दर्द की प्रेरणा से और वैद्य स्नेहल जाधव एवं वैद्य जीवन जाधव इनके मार्गदर्शन से आज के इस वेबिनार का आयोजन किया है। इसलिए वृक्ष आयुर्वेद एवं पशु आयुर्वेद पारंगत आयुर्वेद वाचस्पति वैद्य प्रतिभा कुलकर्णी मैम हमें उनका अमूल्य समय एवं ज्ञान देने वाले हैं और उसके पूर्व सभी वैद्यगणों के लिए कुछ सूचनाएं। कृपया आप सभी अपना माइक और कैमरा बंद रखें। आप सभी अपनी स्क्रीन रोटेट करके रखें ताकि वेबिनार के दरमियान दिखाई जाने वाली स्लाइड आपको अच्छी तरह से एवं बड़ी आकार में दिख सके। आप सभी पेन और नोटबुक साथ रखें। अगर नेटवर्क इश्यू होगा तो दूसरे मोबाइल से वाईफाई क्रिएट कर उसको कनेक्ट कर लें। अगर आपके कुछ क्वेरीज हो तो चैट बॉक्स में लिख कर रखिए। वेबिनार के अंत में सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज के इस वेबिनार को। वेबिनार की शुरुआत हम धन्वंतरी प्रार्थना एवं परंपरा से करेंगे। शङ्खं चक्रं जलौका दधतम् अमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मा स्वच्छातिहृद्यान् शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवन प्रौढदावाग्निलीलम् रागादिरोगान् सततानुषक्तान् अशेषकाय प्रसृतानशेषान् औत्सुक्यमोहारतिदान् जघान यो पूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै नमोऽस्तु तस्मै नमोऽस्तु तस्मै नमोऽस्तु तस्मै। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः
साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्याम् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् स्मरामि। आदिनाथं च मच्छिन्द्रं गोरक्षं गहिनीं तथा निवृत्तिं ज्ञानदेवाय देवचूडामणे नमः। अखण्ड आनन्दरूपाय समज्ञानप्रदायने भवभ्रान्तिर्विनाशाय श्रीगुण्डाख्य रामचन्द्र महादेव रामचन्द्र श्री सद्गुरु विश्वनाथाय श्री सद्गुरु गोविन्दनाथाय श्री सद्गुरु माधवनाथाय श्री सद्गुरु आनन्दनाथाय नमः। अभी आज के इस वेबिनार गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भी क्यों आयोजित किया एवं वेबिनार के लिए वृक्ष आयुर्वेद एवं पशु आयुर्वेद यही सब्जेक्ट क्यों चूज किया, इस बारे में हमें वैद्य अश्विनी बताएंगे। मैं वैद्य अश्विनी लिंगकर हमारे विश्ववल्लभ गुरुकुल के बारे में संक्षिप्त में बताती हूँ। पुणे के विख्यात नेत्र रोग चिकित्सक वैद्य आबासाहेब गडदेसर के मार्गदर्शन के तहत श्री विश्ववल्लभ आयुर्वेदिक पंचकर्म और बीजाऊ गर्भ संस्कार केंद्र नासिक की स्थापना 13 साल पहले वैद्य जीवन जाधव सर और वैद्य स्नेही जाधव मैम ने की थी। सर की प्रेरणा से 10 साल से श्री विश्ववल्लभ आयुर्वेद अध्ययन गुरुकुल कार्यरत है। हमारी विश्ववल्लभ परंपरा का उद्देश्य है कि ज्ञानार्जन होकर इसके ज्ञान का प्रसार है। वैसे ही गुरुकुल में ज्ञानार्जन होता है। इसलिए गुरु पूर्णिमा का निमित्त और गुरु प्रति कुछ लक्षण की ज्ञान प्रदान करने हेतु इस सेमिनार का आयोजन किया गया है। विश्ववल्लभ परंपरा का उद्देश्य है कि पूरे विश्व में ज्ञान का प्रचार और प्रसार करना। इसी संकल्प को वृद्धिंगत करने की यह दूसरी कड़ी है। इसी संकल्प के आधार पर श्री विश्ववल्लभ आयुर्वेद अध्ययन गुरुकुल नासिक अंतर्गत पहले भी एक संधान कल्पना प्रैक्टिकल अप्रोच इन डेली आयुर्वेदिक प्रैक्टिस इस विषय पर वेबिनार का आयोजन किया गया था। अनेक देश भर के वैद्यों और विद्यार्थियों ने इसमें सहभाग लेकर संधान कल्पना विषय का ज्ञानार्जन किया और उन्होंने उनके प्रैक्टिस में उसका यूज किया है। गुरुकुल के बारे में संक्षिप्त में बताना चाहूँ तो गुरुकुल में लगभग 30 से 35 विद्यार्थी ज्ञानार्जन कर रहे हैं। सर और मैम के मार्गदर्शन से हम सब औषधीकरण, रुग्ण परीक्षण, रुग्ण की समस्या निवारण, रुग्ण से बात करने का तरीका और रुग्ण चिकित्सा ये सब विषय सीखते हैं। इसके अतिरिक्त हम सब विद्यार्थियों से समस्या का निरीक्षण किया जाता है। गुरुकुल में प्रैक्टिकल नॉलेज पर ज्यादा फोकस किया जाता है। इसमें भी मुख्य तो औषधीकरण है। इसके अंतर्गत वृक्षारोपण, द्रव्य दर्शन, द्रव्य संग्रह, द्रव्य संवर्धन से द्रव्य का योग्य उपयोग, यह सब सर और मैम के मार्गदर्शन से हम सभी विद्यार्थियों ने सीखा है और उसका ज्ञान प्राप्त किया है। इस प्रकार से हम गुरुकुल में सभी आयुर्वेदिक वैद्य शास्त्र के अनेक पहलू का अध्ययन करते हैं। उनमें से एक विषय वृक्ष आयुर्वेद और पशु आयुर्वेद है। इसका प्रैक्टिस में विशेष महत्व है। इसी गुरुकुल के अंतर्गत अनेक विद्यार्थियों ने प्रैक्टिकल ज्ञान प्राप्त करके खुद की आयुर्वेदिक चिकित्सालय चालू किया है। उनकी वैद्यकीय प्रैक्टिस में गुरुकुल के हर एक अनुभव का उपयोग होता है।
आज हम सभी वैद्य लोग देखते हैं कि हमारे सब संहिता ग्रंथों में वृक्ष के बीज, छाल, कांड, मूल या पंचांग का उपयोग करने के लिए कहा जाता है। तभी हमारे मन में सवाल उठता है कि ये सब का उपयोग करने के लिए क्यों कहा गया होगा। इस सब का हर एक दवाई में अलग अलग तरीके से उपयोग होता है। वैसे ही हमारे ग्रंथों में पशु का मूत्र, बाल, चमड़ी, सींग ऐसे विविध अंगों का उपयोग किया जाता है। तब कभी हम इसका कार्यकारण भाव समझ नहीं पाते। हमारे गुरुकुल अंतर्गत अनेक औषधि द्रव्यों का रोपण, संवर्धन, संग्रह किया जाता है। वैद्य को औषधियों में गुण लाने के लिए वनस्पति के बारे में जानकारी जरूरी है, इसलिए द्रव्य के बारे में समझना जरूरी है। आजकल के वैद्य मार्केट से दवाई खरीदते हैं। हर एक वैद्य खुद वनस्पति रोपण नहीं करते हैं। हमें पता नहीं कि वह वनस्पति योग्य है कि नहीं। वैद्य ने वनस्पति रोपण, इसका संवर्धन कैसा करना चाहिए, इसका संग्रह कैसा करना चाहिए, यह सब सीखना चाहिए। यह हम सब गुरुकुल में सीखते हैं। इसलिए वैद्य ने वृक्षायुर्वेद की पढ़ाई करनी चाहिए, जिससे हर वैद्य को गुणकारी आयुर्वेदिक वनस्पति मिल सकती है और उनका चिकित्सा में योग्य उपयोग कर सकते हैं। इसी उद्देश्य के कारण गुरु पूर्णिमा का निमित्त पर हमने इस सेमिनार का आयोजन किया है। मैं वैद्य अवनीश पाठक को रिक्वेस्ट करती हूँ कि वह वैद्य प्रतिभा कुलकर्णी मैम का इंट्रोडक्शन दे। Good evening, all. Myself, Avnish Kumar Pathak, would like to introduce you all with our guest, Dr. Pratibha Kulkarni, ma'am. Ma'am is born and brought up in Bangalore. Ma'am has completed a schooling in Jnanodaya School, Shankarapuram, and MES Kishore Kendra from Malleshwaram, Bangalore. Further, pre-university education of ma'am is completed from MES College, Malleshwaram, Bangalore. Ma'am is BAMS from Government Ayurvedic Medical College. Entrance test with a score of 95 by 100. Ma'am has completed post-graduation MD in Department of Dravyaguna from Government Ayurveda Medical College, Bangalore. Ma'am has published a thesis on her name on the topic Literary Survey of Dhanya Varga, Phala Varga and Shaka Varga and Clinical Evaluation of Artaujanan Karma of Til and Kulatha in Artokshay with reference to PCOS. Ma'am has completed Yoga Instructor course from SVYASA University in the year 2009. Ma'am works as Assistant Professor in Shushruta Ayurvedic Medical College, and currently, Ma'am is working as an Associate Professor in Hillside Ayurvedic Medical College since 2018, and she will be completing 10 years of service in teaching field on July 18. Ma'am was a consultant Ayurvedic physician at Purna Pradnya Ayurvedalaya, Ashok Nagar, Bangalore, and Balaji Ayurvedic Center, Bangalore. Ma'am currently runs Ayurvedic Panchakarma Center, Saukhya Ayurveda near Katrigappe, Bangalore from 6 years. Ma'am presently conducts free yoga classes for women and children every day. Ma'am also conducts yoga workshops and various medical camps. She presented seminars, talks for general people to create awareness regarding Ayurveda, and she has also authored articles for common people to propagate Ayurveda, also given TV and radio programs for publicizing Ayurveda. Ma'am is member of Agnivesh Ayurved Anusthan, Bangalore. She has learned from various inspiring gurus, Dr. N. Anantharaman, late Dr. V. R. Padmanabha Rao sir, Dr. M. Ashalatha. Ma'am has a passion to propagate Ayurveda in traditional way, and she has a passion to teach Sanhitas to the student in a classical method. Also, ma'am has a passion of preparation of Granthokta Aushadas for clinical practice and adopting and preaching the basic principles of Ayurveda for the conservation of health of the society. Thank you, ma'am, for joining us with your valuable time. I welcome you on behalf of Vishwavallabh Gurukul and request you to please start with your presentation. Thank you.
Thank you very much. Thanks for the nice presentation, Dr. Avanish. And I'm very grateful to Dr. Jeevan Jadhav for giving me this opportunity to present in front of you people. I'm really very happy to be a part of this Vishwa Vallabh University, Vishwa Vallabh Gurukul today. Okay, I'm very happy. So let us start with the seminar. Okay, yes. सो मुझे हिंदी थोड़ा थोड़ा आता है, बीच में अगर कुछ मिस्टेक्स हुआ तो प्लीज क्षमा कीजिए. ओके, आई एम वेरी सॉरी. हाँ, I'll use both the languages. Hope you are all comfortable. Okay, shall we start? Yes. So today my topic of presentation is insight into wish just a minute, insight into Vriksha Ayurveda, and after this I will be presenting on Pashu Ayurveda also, seeing the time. Okay, so bowing down to the lotus feet of Lord Dhanvantari, who got us the nectar Ayurveda. Okay, so next slide. Next, Lord Dhanvantari. This is the Dhanvantari that I have in my center, which I do puja every day. And he is Mr. Dr. Anant Raman, my Pujya Guru, my whole and soul source of inspiration. Because of him, I came to Ayurveda. From childhood, I have been seeing him practice Shuddha Ayurveda. So that is how I got inspiration, and my Ayurveda compulsorily I decided to do Ayurveda. It's all because of him. So bowing down to him, I'll be starting the presentation. Yes. Next. Yes. As we all know, I have one more thing before starting the presentation. I would just like to make one thing clear. It's only because of some technical issue that most of the things are in English. I couldn't find a better Sanskrit Baraha lipi for this, so most of it is in English. But मैं हिंदी में भी बात कर सकती हूँ थोड़ा थोड़ा, लेकिन please, if you have any doubts, please let me know there itself. Okay. Yes, as we all know, to start with, Ayurveda is the science of life. Yes, so based on basics Panch Mahabhuta and Tridosha theory. So one thing we have to remember is we say our Ayurveda is Nitya, Ananta, and Anadi, right? So that means it is valid for yugas, right? And one more thing, हमें ये समझना है वो सिर्फ हम लोगों के लिए नहीं, हाँ, सिर्फ मनुष्यों के लिए नहीं, वो बेसिक प्रिंसिपल्स आयुर्वेद का इट इज वैलिड एवरीवेयर. सो पशुओं में भी और वृक्षों में भी हम इसे अडॉप्ट कर सकते हैं. ओके, so it is applicable to plants and animals as it is to human beings. We should never forget this part. Okay, so in the present pandemic situation, especially from past 1 year, we have been seeing that Ayurveda is becoming more and more popular. ज्यादा लोग तो हमारे साइंस का तो इतना इम्पोर्टेंस नहीं देकर वो ब्लैक मार्क लगाने का कोई भी काम करते हैं, बट स्टिल वी हैव अवर ओन wealth, right? All of you agree, I think. So one or the other time everyone will realize, and they will definitely totally convert into Ayurveda. That day we will definitely see. So remembering this, we will continue. So in the recent times, utility of Ayurveda for mankind is increasing in popularity. So its use in animals and plants, it is not so very much widespread. हमें इसे popular करना है. Okay, adopting the techniques and other things which you will come to know today. Okay, probably most of you know what is the Vriksha Ayurveda or Pashu Ayurveda. It is just a sort of retelling the same thing. Okay, so that those who can educate other people who are into this field of agriculture or animal husbandry, so you people can make them utilize the techniques that are told here. Okay, this is just a basic insight. Okay, so the branches known as Vriksha Ayurveda or Mriga Ayurveda, popularly called as Pashu Ayurveda, have been in practice in recent times. Okay, in ancient times, sorry. Next slide, please. Next slide, please. हाँ, वृक्ष का मतलब क्या है?
वृश्चने अपि जायमाने द्रुमे, इसका मतलब है that which grows when we cut. So our body parts ऐसा नहीं है, अगर कट हुआ तो रीग्रो सब पार्ट्स नहीं हो सकता है, लेकिन वृक्ष का स्पेशलिटी है जो भी जहां भी हम कट करते हैं वो रीग्रो भी हो सकता है। इसलिए इसका नाम वृक्ष है। ओके, वृश्चनेपि जायमाने द्रुमे। नेक्स्ट, सो आयुर्वेद का मतलब क्या है? वो एंशियंट साइंस ऑफ मीनिंगफुल लाइफ है। वो हमारा वो स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आयुर्वेदा, उसे एक बार वी विल जस्ट रिकॉल। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम और आतुरस्य विकार प्रशमनम। स्वस्थ का मतलब क्या है? जो फिजिकली, मेंटली, सोशली एंड स्पिरिचुअली हेल्थी। हाँ, कैन एनीवन डिफाइन व्हाट इज स्वास्थ्य? स्वस्थ पुरुष, समदोष, समाग्निश्च, समधातु मलक्रियाः, प्रसन्नात्मेन्द्रियमनाः, स्वस्थ इत्यभिधीयते. So WHO definition also holds good here. So health is a state of physical, mental, social and spiritual well-being, right? So aims, objectives of Ayurveda: swasthasya swasthya rakshanam, conserve the health of a healthy individual and cure the disease of a deceased, right? Next. सो वृक्ष आयुर्वेद का मतलब क्या है? वृक्ष का मतलब हमने जान लिया, आयुर्वेद हमें पता है, तो वृक्ष आयुर्वेद का मतलब है आयुर्वेदा फॉर ट्रीज। सो ट्रीज के लिए आयुर्वेद क्यों इंपॉर्टेंट है? सेम थिंग, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, सो इंप्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ द, मेक देम ग्रो हेल्दी, और ट्री का स्वास्थ्य रक्षण करने के लिए आयुर्वेद बहुत इंपॉर्टेंट है। और आतुरस्य विकार प्रशमनम, सो टू हेल्प कंट्रोल पेस्ट्स एंड डिसीजेस विदाउट एनी केमिकल्स और सिंथेटिक आइटम्स। इसलिए हमें आयुर्वेद के प्रिंसिपल्स को वृक्षों में भी अडॉप्ट करना बहुत जरूरी है। सो वृक्ष आयुर्वेदा deals with all species of trees and their healthy growth and productivity. Okay, next. Vrikshayurveda is the original science of what is today called as permaculture or agroforestry. Permaculture और agroforestry के बारे में लास्ट में हम जानते हैं। Okay, then also for popular horticulture and organic farming. आजकल तो ऑर्गेनिक फार्म का बहुत शौक है लोगों के लिए, है ना? यस, नेक्स्ट। Then ancient sages had deep understanding of relationship of plants with plants, plants with animals, and plants with the surroundings, that is soil, moisture, and other agricultural phenomena. Right? So a detailed study of Vriksha Ayurveda gives us insight into what is known as optimal holistic agriculture and also gardening system would look like. Okay, there is involvement of sasya, prani, or the relation and balance between everything, that which is called as ecosystem. Okay, ecosystem is where all the spheres of the earth, they are in रिलेशन विद वन अनदर। सो हम हाई स्कूल में या प्राइमरी स्कूल में पढ़ा है ना, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। सो देयर इज सम इंटरैक्शन बिटवीन ऑल दीज, दैट हैपेंस इन बायोस्फीयर। बायोस्फीयर का मतलब है ऑल लिविंग बींग्स। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ लिविंग बींग्स दैट देयर इज इंटरैक्शन बिटवीन डिफरेंट स्फीयर्स। ओके, नेक्स्ट। Vriksha Ayurveda is that branch of science which deals with growing healthy plants to obtain desired fruits, flowers, grains, etc. Okay, in general we can say it is the knowledge of plant life in all aspects. Okay, next. हाँ, लिटरेचर, इसके बारे में कहाँ इंफॉर्मेशन मिलता है हम लोगों को? ये थोड़ा फ्यू बुक्स है, वो वृक्षा आयुर्वेदा रिटन बाय शालिहोत्रा in 400 BC, and here we get to see all the minutest details related to वृक्षा आयुर्वेदा। और एक और टेक्स्ट बुक वृक्षा आयुर्वेद का, सुरपाल वृक्षा आयुर्वेदा,
ओके, वन एग्जिस्टिंग कॉपी ऑन पाम लीव्स। ओके, वो ताड़ पत्र बोलते हैं ना, वो ताड़ पत्र में लिखा हुआ लिटरेचर अभी भी सिर्फ एक कॉपी है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। ओके, yes, next also we have many other literature regarding vriksha ayurveda, like parasharas and many other authors have also written, but today we will be mainly seeing सुरपाल का वृक्ष आयुर्वेद में क्या क्या टॉपिक्स कवर हुआ है। ओके, सो प्रीवियस टॉपिक्स तो प्रीवियस बुक्स तो संस्कृत, पाली, तमिल, मलयालम, कन्नड़ा में मिलता था, अभी ट्रांसलेटेड बुक्स भी मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट, हाँ, Surapala's Vriksha Ayurveda. So this is almost insight into Surapala's Vriksha Ayurveda, which we will be talking about today. Okay, so क्या है ये सुरपाल का वृक्ष आयुर्वेदा, क्या क्या टॉपिक्स है, कौन सा चैप्टर्स है। Oh, so by the end of this seminar on Vriksha Ayurveda, you will be very surprised to see so many minutest details that he will be covering. Okay, before the advent of science and technology, कैसा था हमारे एंशियंट साइंस, इसके बारे में आपको पता चल जाएगा और आप बहुत खुश हो जाएंगे आज। ओके, इट इज अ सिस्टमैटिक कॉम्पोजिशन स्टार्टिंग विद ग्लोरिफिकेशन ऑफ ट्रीज एंड ट्री प्लांटिंग। सो पहले वृक्ष के बारे में, वृक्ष का महत्व, ऐसा सब कुछ लिखा है इसमें। इट्स a compendium stating about different aspects of plant medicine, paying due importance to minutest details. Okay, then topics are divided into different sections, just like our Charaka Samhita, Sushruta Samhita, ऐसा यहाँ पर भी many chapters है। okay, थोड़ा बहुत chapters है और each chapter का एक heading होगा और सारे संस्कृत श्लोक होंगे। okay, then the author has expressed in he has told, Surapala has told, हमारे एंशियंट लोग भी ये वृक्ष आयुर्वेद के बारे में लिखा है, लेकिन जो भी मैं लिख रहा हूं वो बहुत सोच समझ के मेरा ओन रीजनिंग के साथ में लिख रहा हूं। ओके, expressed indebtedness to earlier scholars but claims that in writing the present text he was guided by his own reason. Okay, next, हाँ, सो वृक्ष आयुर्वेद, हमारे सुरपाल का वृक्ष आयुर्वेद में भी हमारे संहिता की तरह मंगलाचरण होगा। ओके, मंगलाचरण में वो क्या बोलते हैं, सभी राजा को हम पृथ्वीपति नहीं कहते हैं, सारे हजारों लोग राज होंगे लेकिन सब राजों का पृथ्वीपति हम नहीं कहते हैं। किसको पृथ्वीपति कहते हैं, वो पर्सन डिजर्व्स द स्टेट ऑफ पृथ्वीपति ओनली इफ ही प्रोवाइड्स द फैसिलिटीज फॉर बेस्ट गार्डन हैविंग ऑस्पिशियस क्वालिटीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राजा लोगों का ड्यूटी क्या है, वो राज्यभार करना और सभी प्रजाओं का आवश्यकता को पूरा करना और युद्ध लड़ाना और ऐसा कुछ ड्यूटीज के साथ प्रजा लोगों का वो ठीक तरह से पालना और ये गार्डन फील्ड, वो इसका मतलब क्या है, वो वृक्षों का कितना सम्मान कर रहे थे, ऐसा हमें एक बार सोचना है ना। सो likewise extensive aesthetic beautiful environment with lots of water, streams, ponds, so everything should be very neat and very clear cut and arrangements, everything should be very neat. So that is what they mean. Okay, also in मंगलाचरण चैप्टर में वो ये भी कहते हैं कि वरम भूमि रुहा पंच नत कोष्ठ रुहा दशा। इसका मतलब है प्लांटेशन ऑफ 5 trees is better than building 10 houses. As products of plants, trees, flowers, fruits, ये सब को हम रिलीजियस रिचुअल्स में यूज करते हैं, श्राद्ध कर्मों में पितरों को तर्पण देने के लिए और देवताओं को खुशी करने के लिए हम ये सब यूज करते हैं। इसलिए वरम भूमि रुहाः पंच नत कोष्ठ रुहाः दशा। Okay, and one more very important reference we should never forget, that is the third point which I am telling here, Dashakopa Samavapi.
दशवापि समोहृदः, इसका मतलब है कंस्ट्रक्शन ऑफ वापी। वापी का मतलब क्या है? वापी इज अ ट्रेडिशनल टाइप ऑफ टैंक, ओके, टैंक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ वापी इज इक्वल टू 10 wells, और 10 wells, 10 lakes are equal to one son. दशहृद समा पुत्रो और दशपुत्र समा द्रुमः. So plantation of one tree is equal to begetting 10 sons. So ये महत्वपूर्ण अंश क्या है? वो वृक्षों को इतना हाई प्लेस देते थे, ओके। प्लांटेशन ऑफ ट्रीज इज रिकॉग्नाइज्ड एज टूल फॉर अटेनिंग पुरुषार्थ। जैसे हम कहते हैं ना, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलम उत्तमम, करेक्ट। सो आरोग्य का पालन और मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, आरोग्य इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अटेन द पुरुषार्थास। सिमिलरली वृक्ष आयुर्वेद में वो क्या कहते हैं? प्लांटेशन ऑफ ट्रीज इज रिकॉग्नाइज्ड एज टूल फॉर अटेनिंग पुरुषार्थ। पुरुषार्थ दैट इज चतुर्विध पुरुषार्थ, ओके, धर्मार्थ काम मोक्ष। नेक्स्ट चैप्टर 2, यहाँ पर क्या है? वृक्षों का महात्म्य। ऐसा वृक्ष हम प्लांट किया तो क्या क्या लाभ होता है हमें, और कैसा वृक्ष को कहाँ पर प्लांटेशन करना है, ये सब इस चैप्टर में दिया गया है, ओके। तुलसी, हर लोगों के घर में तुलसी तो होगा ही, है ना? सो तुलसी, one who plants tulsi and maintains tulsi in house will enjoy the reward for his place in thousands years in heavenly abode. So इसका मतलब है, और ये श्लोक ऐसा होता है, यावत् दिनानि तुलसी रोपितापि गृहे वसेत् तावत् वर्ष सहस्राणि वैकुंठे स महीयते। सो तुलसी का प्लांटेशन करना इतना महत्वपूर्ण है। प्रतिनित्य तुलसी का पूजा करने से वो इतना स्वास्थ्य मिलता है हमें, इसके बारे में भी सोचना है। और बिल्वा, बिल्व प्लांट किया तो शिवत्व अटेन कर सकते हैं, और हमारे प्रोजेनी और जनरेशंस टुगेदर दे हैव दिस समृद्धि, घर में तो समृद्धि सुख शांति सब रहता है बिल्व प्लांटेशन करने से। और अश्वत्थ वृक्ष तो ये सब आपको मालूम ही है, वो डायरेक्ट सीट ऑफ गॉड है ना। So proper way planting helps to associate with the Lord, that is very important. और जो भी निम्ब वृक्ष का प्लांटेशन करते हैं उसे सूर्य लोक प्राप्त होता है, और प्लक्ष वृक्ष का प्लांटेशन करने से राजसूय यज्ञ फल मिलता है। सिर्फ प्लांटेशन करके दोबारा नहीं देखना, ऐसा नहीं, मुड़ के जाना ऐसा नहीं, लेकिन प्लांटेशन करके वो देखभाल करना, मेंटेनेंस करना, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। नेक्स्ट हाँ, सो दैट वाज इन सेकेंड चैप्टर। सो सेकेंड चैप्टर में और भी द्रव्यों का, दैट मीन्स और भी वृक्षों का प्लांटेशन करने का इंपॉर्टेंस बोलते हैं। आम्र, पलाश, उदुम्बर, मधुक, जम्बू, ओके, देयर आर मेनी इंपॉर्टेंट वृक्षास, and what is the importance of planting those vrikshas and maintaining the vrikshas, helping them grow healthy, इस टॉपिक्स के बारे में कवर किया है। और थर्ड चैप्टर में निवासन तरुरोपणम, सो प्लांटेशन ऑफ ट्रीज एडजेसेंट टू रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, दैट मीन्स अगर हमारे घर के अराउंड, घर के परिसर में अगर हम वृक्षों का प्लांटेशन करते हैं, किस डायरेक्शन में कौन सा प्लांट डालना है, और चीफ प्लांट, ओके, कौन सा रखना है, क्योंकि वो ट्रीज तो वो शेल्टर है देवों का, दानवों का, गंधर्वों का, पिशाचों का, इसलिए इस बात को समझ में रखते हुए कौन सा डायरेक्शन में कौन सा प्लांट हमें प्लांटेशन करना है, इसके बारे में डिटेल मिलता है हमें, ओके। रिस्ट्रिक्टेड कैंपस ट्रीज, हमारे कैंपस में, घर के कैंपस या हमारे वर्क के कैंपस में कौन सा वृक्ष डालना है, और हार्मफुल ट्रीज, कौन सा वृक्ष डालने से अरिष्ट होता है, ये भी उन्होंने कहा है, ओके। नेक्स्ट हाँ, वाटिका विधि योजना और गार्डन लेआउट। सो गार्डन अगर हमें प्लान करना है
तो परफेक्ट प्लानिंग क्या होना है? परफेक्ट प्लान तो गार्डन शुड बी इन पश्चिम और पूर्व, बिकॉज दैट हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ वेल्थ, आई मीन टू इट इज गुड फॉर द प्रोजेनी, शिशुओं के लिए, प्रजा के लिए। और इम्परफेक्ट प्लान तो जब गार्डन साउथ में, दक्षिण में या साउथ वेस्ट या नॉर्थ ईस्ट में हो तो नेगेटिव फीलिंग्स हो जाता है, ज्यादा फाइटिंग हो जाता है, एंजाइटी, मिसअंडरस्टैंडिंग, उद्वेग, टेंशन, all these will happen because of wrong placement of garden. Okay, yes, next, इसके बारे में बहुत डिटेल्स डिस्क्रिप्शन हमें मिलता है। और 5वें चैप्टर में भूमि निरूपण, जस्ट लाइक हमें आयुर्वेद में भी बोलते हैं ना, जांगल देश, आनुपदेश और सामान्य देश, ऐसा यहाँ पर भी हमें डिटेल्स मिलता है। जांगल का मतलब है, फर्स्ट पिक्चर देख लीजिए, वो एरिड या जीरोफिटिक लैंड है। आनुपदेश में तो बहुत सारे वृक्षों का वो समूह रहता है। और सामान्य तो वो साधारण, कॉमन फीचर प्रोफाइल। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, हाँ, टाइप्स ऑफ सॉइल। ए, आई थिंक there is 1 or 2 slides missing. No? Previous? Go to previous. Bhumi Nirupan. Oh, I think 1 or 2 slides missing. Anyway, if it is not there, I'll just give it in the end. Okay. So, types of soil. हमारे शास्त्र के जैसा ही वर्ण, असित, पांडु, श्यामला, लोहित, श्वेत, पीत, ऐसा वर्ण सॉइल का और मिट्टी का कैसा वर्ण होता है, और मिट्टी का टेस्ट कैसा होता है। सेम मधुराम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, अवर वेरी ओन द्रव्यगुणा सिंह हैज कम हियर। सो षड रस वाला मीठी। और कौन सा लैंड प्लांटेशन के योग्य नहीं है, जहां पर टॉक्सिसिटी, विष हो या पाषाण, बहुत सारे स्टोन्स हो, वल्मीक एंटहिल हो, या फिर मूषक का हाउसेस, वो बिल कहते हैं ना, वो हो, या फिर दुष्ट तथा ऊषर भूमि, या फिर दूरोदक, पास में जहां पर पानी नहीं है, शर्करीला ग्रैन्युलर टाइप ऑफ सॉइल, और तरभ्यो न हितमहि। सो ऑल दीज टाइप्स ऑफ लैंड आर कंडेमेबल, और इस लैंड को हम प्लांटेशन करने के लिए चूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, I think 1 or 2 slides missing here. Okay, प्रशस्त भूमि कैसे होना है? So first picture देखिए, समसमासन्न जल हरित तृणानांकुरा। Okay, so flat land होना है, plain होना है। Okay, ज्यादा तरह का वो लेवल का डिस्टर्बेंस चेंजेस नहीं होना है। जिस लैंड में वो पानी ठीक तरह से कीप हो सकता है, सो वो लैंड तो बहुत अच्छा है। जहां पर ज्यादा ग्रीनरी हो और वेजिटेशन ठीक तरह से हो जाता है, वो ही समासन्न जला। ओके, देन नेक्स्ट, नीदर जांगला नॉर आनुपा बट साधारण। सो साधारण देश इज प्रिफर्ड always. Okay, here it is said that all plants grow here, so provided other facilities, ज्यादा तरह का प्लांट्स समा, दैट इज साधारण देश में ठीक तरह से ग्रो हो सकता है। ओके, तस्यां सर्वेपि तरवः प्ररोहन्ति न संशयाः। ओके, नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ प्लांट्स। आनुपदेश, एक लैंड को हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि ये आनुप है, जांगल है, जैसा वो वहां पर कैसा वृक्ष प्लांट ग्रो होता है, इसको समझ में रखते हुए हमें डिसाइड करना है वेदर इट इज आनुपदेश और जांगल देश। आनुपदेश में तो पनस, यू नो दैट, जैक फ्रूट, लकुच, ताल, वंश, जंबीर, जंबू, तिलक, वट, कदंब, अम्र, खर्जूर, कदली, पूग, तिनिश, मृद्विका, नारिकेला। जहां पर ये सब प्लांट्स ठीक तरह से ग्रो होता है, वो तो आनुपदेश कह सकते हैं हम। ओके, नेक्स्ट,
जांगल देश कैसे देश को कह सकते हैं? जहां पर अर्क, बिल्व, सप्तपर्णा, पारिजाता, शमी, बदरा, बकुला, निम्ब, अशोका, जहां पर ये सब प्लांट्स का वो विसिनिटी ग्रुप मिलता है, समूह मिलता है, वो हमें जांगल देश बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट। साधारण देश तो जहां पर बीजपुर, पुन्नग, चंपक, अम्र, दाडिमा। I think all of you have completed your Dravyaguna second year, right? So just by saying the names, I think it will be easy for you to know what is the plant. Okay, next. हाँ, this is very important. It is said that हमें जहां पर भी कोई भी प्लांट का ग्रो करना हो तो सर्टन टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। फर्स्ट थिंग इज निश्चय। आपको दृढ़ संकल्प करना है कि मैं यहाँ पर उसका नेचुरल हैबिटेट नहीं हो तो भी इस प्लांट को यहाँ पर मैं ग्रो कर सकती हूँ। ऐसा आपको आपके मन में दृढ़ संकल्प होना, निश्चय होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज मॉनेटरी सपोर्ट। जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, जो भी आपको सामान रखना, जो भी फैसिलिटीज प्रोवाइड करना वो प्लांट ग्रो होने के लिए, वो सब किया तो दैट इज मॉनेटरी सपोर्ट। दैट इज सेकेंड थिंग, निधि संपन्न होना है। और थर्ड इज देव संकल्पा। सो दिस इज गॉड्स ग्रेस। ही इज द वन हु कैन just make any plant grow anywhere. Okay, sometimes it so happens जहां पर बहुत अच्छी तरह से एक प्लांट ग्रो हो सकता है, लेकिन गॉड्स ग्रेस नहीं है तो कोई भी फैसिलिटीज किया जाए तो भी प्लांट वहां पर नहीं ग्रो होता है प्रॉपरली। ओके, नेक्स्ट इज महिप संकल्प। महिपा इज द किंग्स विश, द पर्सन हु इज रूलिंग। previous Mahipa is the king. So king's wish, if the king wishes, he can do anything. Okay, then prabhava is strong influence, that is adrishta karana. So with all these, even asatmya bhumi sampanna api siddhayanti padapaha. Okay, so in spite of, for example, if you want to grow some pashana bheda which is available in Himalaya is a natural habitat of Virginia ligulata type of Pashana Beda. If you want to grow that in your home, then you have to provide all these facilities. That is, Dhrida Sankalpa should be there in your mind, monetary support, Deva Sankalpa, Mahipa Sankalpa. If it is your house, then you are only the Mahipa. Then Prabhava. So all these are very necessary. If all these are in proper line, then you can grow any plant anywhere. Okay, next. हाँ, 6th चैप्टर में तो पादप विवेचन विस्तार, दैट इज प्लांट प्रोफाइल। हमने द्रव्य गुण के फर्स्ट चैप्टर में तो और पदार्थ विज्ञान में भी ये सब द्रव्य भेद पढ़ा है ना। सो पादप स्वरूप, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, दैट इज वनस्पति, द्रुमा, लता, गुल्मा। वनस्पति का मतलब है बिना पुष्पैः फलन्ति, प्रोड्यूस फ्रूट्स विदाउट बेयरिंग फ्लावर्स। सो वनस्पति तो बिग ट्रीज है। ओके, जो आनुप्रदेश में या फिर हिमालयन रीजन ऐसा प्लेसेस में जो ग्रो होता है उसे हम वनस्पति बोलते हैं। उस वृक्ष का पुष्प हम नहीं देख सकते। एग्जाम्पल इज उदुम्बरा, यू कैन हैव मेनी अदर एग्जाम्पल्स ऑल्सो। और द्रुम तो वानस्पत्या है। सो वानस्पत्या प्रोड्यूसेस बोथ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। लता का मतलब है क्लाइंबर्स, प्रसरन्ति प्रतानैः, डेवलप विद एनी सपोर्ट, जिसका स्टेम बहुत वीक है वो लता है। और गुल्म है बहुस्तंभ विटपा, दोस विच हैव मल्टीपल बुशी ब्रांचेस, वो तो गुल्म कहते हैं। नेक्स्ट, वापन त्रिविधा, प्रोपगेशन। तो ये भी आपको मालूम होगा, कुछ सस्य बीजात वापना हो जाता है, कांडात और दंडात। सो बीज को हमने मिट्टी में डाल दिया, फैसिलिटीज दे दिया तो वो स्प्राउट होके प्लांट बन जाता है।
there are some plants which grow if only the stem part is sown, or danda, that is small plant. Okay, so these are three types of propagation. Next, बीजज कांडज बीज कांडोद्भव एग्जांपल्स है जंबो चंपक पुन्नाग नागकेशर कपित बिल्व पनास, वो सीड प्रोपोगेटेड प्लांट्स है. तांबूल सिंधुवार तगर, ये तो कांडज. और पाटल दाडिम प्लक्ष करवीर, ये तो बीज कांडोद्भव. नेक्स्ट हाँ, कंद समुद्भव, दैट इज ट्यूबर प्रोपोगेटेड, लाइक आर्द्र का, आलू का, ये सब तो कंद, दैट इज ट्यूबर या राइजोम से प्रोपोगेट हो जाता है. और बीज कांडोद्भव इज एला, पद्मा, उत्पला. ओके, नेक्स्ट, बीजोक्ति विधि, that means what treatment we have to give for making the seed viable so that plant is growing with that. So पहले हमें seeds को collect करना है, किससे? वो ripe fruit से, यथा ऋतु पाक हो जाता है ना, ऐसा plants से जो fruit मिलता है, उस fruit का seed collect करना है. वृक्षस्य बीजम. Preserve the seeds. Okay, then spray milk, पायसा निषिच्य, उसको ड्राई करना है. विशोषिता, धूपन करना है. फ्यूमिगेट फ्यूम्स ऑफ सर्षपा एंड विडंगा. स्प्रिंकल सीड्स विद मिल्क एंड वो लेप करना है बृहति तिल सर्षप का. सीड्स को रब करना है काउडंग में और मिट्टी में. फ्यूमिगेट विद फैट, थोड़ा घृत डाल के. और मेनी अदर प्रोसीजर्स फॉर सीड ट्रीटमेंट टोल्ड. सो वी कैन ऑल्सो ट्राई दिस, ओके, एट होम. सर्षप, विडंग, मिश्रेना, वो प्लांट कैसे हमारे गार्डन में कैसे ग्रो हो सकता है, वो भी हम देख सकते हैं. बेनिफिट ऑफ सीड ट्रीटमेंट, ऐसा करने से क्या फायदा? सीड्स बिकम मोर वायबल एंड फिट टू बी सोन. वो सीड्स तो सर्वोत्तम गुणवान हो जाता है और वापन योग्य होता है. ओके, ट्रीज प्रोड्यूस बाय सच सीड्स प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड फ्लावर्स इन एम्पल क्वांटिटी. ओके, ऐसा वायबिलिटी ट्रीटमेंट करने से जो भी सीड्स स्प्राउट होके प्लांट हो जाता है, वो तो सकलान्यपि शोभना, प्रचुर फल पुष्प उत्तम. इट गिव्स वेरी गुड फ्रूटिंग एंड फ्लावरिंग. ओके, नेक्स्ट, हाँ, बीज वापन कृत्य, कैसे सो करना है? शुचि स्नातो विभद्र वसनाम अमलम पूजिते सुरे गुरुम नत्वा दत्वा वसुमतीं वा गुणवते स्वयं बीजानि आदौ पाति कतिचित् वास्तु पुरुषं नमस्यन्तः कृत्वा तदनु परिजनाः. सो द वन, इफ यू आर द सोअर ऑफ द सीड, आपको प्योर क्लीन गारमेंट्स डाल के, देव गुरु को वर्शिप करके, दान दे के, भूमि देवी को एक बार प्रार्थना करके, रिचुअलिस्टिकली you have to start sowing. Further, later on engage your family members and other persons for follow up and interest them with sowing. बीज वापन करने के बाद क्या करना है? जो भी ग्रास है, ग्रास से उस बीजों का कवर करना है और वाटर स्प्रिंकल करके जातांकुरास अनवांटेड ग्रास टू बी केयरफुली रिमूव. नेक्स्ट, रोपण विधान. सो ऑस्पिशियस डे को सेलेक्ट करना है. प्रतिपदा, पूर्णिमा, पंचमी, त्रयोदशी ऑफ शुक्ल पक्षा टू बी सेलेक्टेड. सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार आर वेरी गुड डेज. विशाखा नक्षत्र, मखा नक्षत्र, मूल चित्र, उत्तराषाढ़, उत्तर फल्गुना, उत्तराभाद्र, अनुराधा, ज्येष्ठ, कृतिका. These are all very good nakshatras for sowing of the seed. स्थिर लग्न should be selected so that the yield is very good. वृक्षारोपण विधान से फेजेस ऑफ प्लांटेशन देख के प्लांटेशन करना है. वृक्षारोपण व्यवस्था, सो स्पेसिंग जितना होना है 2 वृक्षों के बीच में, ऐसा 14 या 16 या 20 हस्तास as अधमा, मध्यमा एंड उत्तमा. ओके, 4 to 5 hastas for shrubs, bushy plants, 2 to 3 hastas for puga. Because if there is very less space also, they get destroyed, they do not yield adequate fruits. और बहुत दूर दूर प्लांटेशन किया तो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है स्ट्रॉम से. ओके, नेक्स्ट,
नेक्स्ट हाँ, गर्त, वो पिट प्रोविजंस कैसे करना है, वेधन, पिट का वेधन कैसे करना है, और स्वाभाविकरण, वो लेंथ ब्रेड, ये सब कुछ के बारे में बहुत डिटेल तरह से उसने हमारे लिए वो डिटेल्स दिया है सुरपाल ने। देखिए उस समय में तो वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं था, तो भी ऐसा सुसार क्षेत्र कैसा होगा, इंटरक्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग, ऑल दीज हैव बीन टोल्ड। कांडरोपण विधान, कांड प्रतिरोपण, कांडरोपण विधि, बाल तरुरोपण, tiny plants propagation, or mahat taruropana. Nowadays in cities we see, they what they do is they cut, instead of cutting the trees in the middle, they uproot the trees, take it and plant it somewhere. So this technique was adopted even during those days also. Okay, next. ये सब तो इंट्रोडक्शन पार्ट है, हाँ, एक्चुअल आयुर्वेद का फ्यूचर में आता है। वृक्षारोपण ऋतु, श्रावण मास में आम्र दाड़िम बकुला, भाद्रपद में लकुचा, ऐसा अश्विन में वार्ता का भेदा, ऐसा डिफरेंट ऋतुस कहा गया है, डिफरेंट ऋतुस और मासास कहा गया है डिफरेंट प्लांट्स के लिए। एनी काइंड ऑफ प्लांट कैन बी प्रोपगेटेड ड्यूरिंग आषाढ़, पुष्य, माघ, मार्गशीर्ष not suitable for plantation. What is the reason? Because it is too much dryness and coldness in Pushya, Magha and Margashirsha. This present season, that is Ashada, is very good for plantation. See, that is why we celebrate Vana Mahotsava in July. June, July, August, these are all very good seasons for plantation. Okay, next. Next, हाँ, पादप नियोजना, हाँ, लिस्ट ऑफ plants to be planted in specific direction. So रोपण विन्यास कैसे होना है, कैसे शेप में, कहाँ पर, कैसा शेप में, लाइक मंडला और स्वस्तिका, कैसे हम गार्डन का लेआउट प्लान कर सकते हैं, इसके बारे में बहुत डिटेल विवरण दिया गया है। और फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग प्लांट ऑलवेज शुड बी इन द मिडल and other plants in and around. Okay, so this is one simple style, right? Next. Vriksharopana Uddesha. Yes. So on this earth, it's only trees that can generate pleasure in Iha and Paraloka. Trees save the world from trouble, discomforts. So Bhutale Padapa Eva Paratreha Sharmane. Okay, so we have to take proper care of the plants and prove to be source of materializing purusharthas. Okay, so that means what is the importance of vriksharopana? They have told here aims of plantation. Then next. Please change the slide. हाँ, पादप रक्षा विधि। सो केयरफुली हमें प्रोटेक्ट करना है तीक्ष्ण सूर्य रश्मि से, या फिर ज्यादा स्टॉर्म से, हेवी रेन्स, insects or adversely affecting factors से. Okay, so later on I will be telling in detail about this, and there is very important method of preparation of kunapa jala, that is liquid manure animal product. Okay, it is very nutritious and it is taruna pushtikarakaha. इसका मतलब है जैसे वृक्षों से हमारा आरोग्य, हमें आरोग्य प्राप्त होता है, similarly nutrition is given to the trees from the bodies or from the products of animals. You just keep this in mind, because after these are all basics of gardening, but later on we will come to diseases like Ayurveda itself. Okay, sinchana vidhana, irrigation of plantation. So कब इरिगेशन करना है, साप्ताहिक सिंचना तो वीकली इरिगेशन,
So continuously irrigation should be done. ठीक तरह से जल सेचन, okay, for young plants or seedlings. Also tila matsya jala should be given. Then atapa samrakshana, constant protection of plants till appearance of small coral like, that is pravala bolte हैं ना हम, very small tender leaves. जब तक वो tender leaves आता है तब तक आतप से और धूप से प्रोटेक्ट करना है. नित्य सिंचना, इन जांगल प्रदेश तो सिंचना to be done twice a day for a period of 15 days until the land becomes tripta, okay, until the land becomes wet we have to do the sinchana. And in sadharana desha for 10 days and in anupadesha for 5 days, okay. Rutu wise irrigation should be done because in different rutus requirement of the plant for water will be different, okay. वो weeds को भी clear करना है. क्यों weeds को clear करना है? क्योंकि जो भी fertility या nutrition हमारे मिट्टी में होता है वो सब कुछ अगर वीड ने खा लिया तो एक्चुअल प्लांट का न्यूट्रिशन कम हो जाता है. इसलिए वीड को रेगुलरली क्लियर करना है. और हमारे जैसा हम लोगों के लिए हम जो भी धूपन या फिर फ्यूमिगेशन करते हैं ना, ऐसा ही प्लांट्स को भी धूपन विधि बोला गया है, ओके. दिस हेल्प्स इन फास्टनिंग द flowering and fruiting. Okay, next, different types of irrigation this is. Next. Sinchana, it is medicated irrigation of plants for better yield. We just know सिर्फ plants को पानी चाहिए, हम ऐसा सोचते हैं, लेकिन medicated water irrigation is very important for better yield, okay. And dhupana also, vidangadi dhupana, vidanga, ghrita, takra, etc. all these quality and quantity of the fruit को improve करता है. Plant remains capable of producing fruits and flowers for long duration. और इस चैप्टर में ये भी बोला गया है सर्प, dead bodies of snake and vasa, all these are very good for getting good yield, okay. Next हाँ, उत्पादन वृद्धि विधि, measures for high yield. हाँ, puncture या incising the twinning plants with vrishchika, kantaka, fumigate with safari matsya. Safari is a type of matsya, a specific kind of matsya mixed with ghee. Spray mushaka vasa, that is rat fat. Then he gives different methods for improving the yield of different plants. For example, to improve the yield of grape, वो grapes, द्राक्षा, इसके लिए ताम्रचूड़ पुरीश पाउडर along with मत्स्य मांसा, ओके, या ऐसा दिया तो इसका बहुत ज्यादा yield हमें मिलता है. और for mangoes, all of us like mangoes very much. किसको mangoes पसंद नहीं है? So to improve the yield of mango tree, he says juice of ankola, ghrita, madhu or shukaravasa to be applied to the roots, so that it gives very big, pulpy, juicy fruits, okay. Coconut, वो नारिकेल का yield बढ़ाने के लिए सफरी मत्स्य वसा application will help in having bigger fruits and tastier fruits. और वो दाडिम का yield अच्छी तरह से मिलना है तो त्रिफला with घृता का fumigation करना है, okay. This is very important and it is very interesting also. See this fruiting trees, no, when they have lots and lots of fruits in the tree, sometimes they will catch the evil sight, kudrishti, okay. So just like anyone who is very beautiful easily catch the evil eyesight, no, similarly plants को भी ऐसा हो जाता है. So especially told for pomegranate and mango, okay. So when the trees are full with fruits and flowers, there are chances that evil sight might affect the plants. So कुछ measures बताया गया है जिससे हम evil sight को दूर कर सकते हैं,
Okay, vrikshotpada vriddhi prayoga vidhana, measures to increase the produce. Same for panasa, bilva, kapitha, kadali, matulunga, naranga. There are many things told. I'll just tell you one or two. So panasa या फिर jackfruit का yield बढ़ाने के लिए tree should be irrigated with Triphala Jala. Okay, Triphala Jala and cover with paddy husk to get bigger yield. Okay, ऐसा ही कदली that is बनाना का yield improve करने के लिए मैन्यूर डालना है, जहां पर काउडंग का भस्म मिला हुआ तो. Okay, then naranga matulung also, that is that. Then next slide. This is very interesting. Dohada Nirupana. There is a special or strange technique for plants to grow well. They give example of Bakula, Ashoka, many plants, Shamalata and all. So there should be some special techniques adopted so that the yield also improves. The trees, see, we read that even Sendriya we say. Sendriya, Nirindriya. Here we say plants also have indriyas. For that we have many examples, correct? Lavali, you remember reading in Dravyaguna and Padarth Vignan. Lavali vriksha gives fruiting when it hears the thunder. Okay, thunder and lightning. That is one example. Like that, we have many things here. Bakula tree. Bakula is Mimus of Selangi. So Bakula tree gets tripta. It becomes very happy if it is irrigated. That means if a beautiful lady, she puts her mukhasava, that means she keeps wine or any fermented liquid in her mouth and put it to the plant, then bakula tree becomes very happy, it seems. Okay, then ashoka blooms very well when a lady with beautifully adorned, when she kicks the plant or when she does the padaghata to the root part. See, this is very strange. I think we have to try this. Scratching the tree with pointed nails. So, ज्यादातर sharp nails से tree को scratch करने से leaves, tender leaves और buds appear हो जाता है. और एक very interesting thing है. There is a plant by name Shamalata. As far as I know, with my Dravyaguna knowledge, I think it is a type of controversial source for Priyangu. Okay, so this Shamalata, it is available in northeast. So this particular type of plant should be, we should get it married with a suitable strong tree. Okay, then we can see Shamalata blooming up. Okay, this is very strange but very interesting also, no? So that is called as Lata Parinaya. Lata is climber and Parinaya is marriage. So by Lata Parinaya of Shamalata with a suitable strong tree, then after the performance of marriage, the Shamalata blooms up. Okay, such strange measures have been told in Vriksha Ayurveda. Also, he gives many techniques for Yutika, that is jasmine, Shefalika, that is Parijata, Saptaparna, cotton, that is Karpasa, and other vegetables and fruits, so that the flowering and fruiting becomes more. With this, it is called as Dohada Nirupana. That means we are saying the plants also have Indriyas, Manas. Okay, next. Padapa Rakshana Vidhana. Please look at the picture here. It is just a what to say, example. It is not for this particular plant. So just to make you understand, I have put this picture. Sometimes we think that wearing sweaters, shawls and keeping warm should be for ourselves. But even the plants expect that, it seems. Particular type of trees, when there is very much cold, mist and fog, we need to wrap the tree or the plant with a cloth and we have to warm it up with fire and fumigation should be done. See, that is what he says, wrapping the plant with the cloth, warming up with fire, spraying with ash and fumigation with fumes to protect from mist and fog. Okay, then you are aware of hailstones, right?
That means what do you call hailstones? जब बारिश आता है, sometimes we see ice like substances, round substances, ice falling on the ground. क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, मुझे पता नहीं, वो hailstones बोलते हैं ना. So sometimes plant become affected of hailstones, so we need to give curd rice to the plant. So probably the curd generates heat and this is how it protects the plant. Okay, that is one. Next, anti-rat measures. Oh, Mushak, just a minute. Previous. Special mantras to be recited, written on banana leaves and put it in the middle of the field. This helps in the plants getting better. Okay, special care against insects, ants, and harmful animals to be taken to protect the plant. Next. Roga Vijnana. Very much our own topic, right? Roga Nidana, Vikriti Vijnana we have. Disease diagnostics it is. Two types of diseases identified. Bahya Roga and Abhyantara Roga. Abhyantara Rogas are because of Vata Pitta Kapha. So trees also do have Vata Pitta Kapha. All the movements, the transpiration, the circulation in the plant, that is because of vata. The metabolism that happens is, that is energy released, own food preparation, photosynthesis, everything associated with pitta, growth and nourishment of the plant associated with kapha. Okay, these are all nija rogas. So bahya rogas are because of krimi or rutu related. Okay, sometimes the plant may suffer from vata vyadhi. So vata vyadhi कैसे होता है, वो मिट्टी का गुण में डिपेंडेंट है. ओके, अगर कषाय रस, तिक्त रस का वो मिट्टी है तो वेरी इजीली द प्लांट गेट्स वात व्याधि. ओके, सो उसका लक्षण क्या है? आपने कुछ देखा होगा, वो गॉल्स बोलते हैं ना हम, समटाइम्स वो रफ या हार्ड फ्रूट्स को बेयर करता है, या फिर वो लीव्स में थोड़ा ट्यूमर जैसा ग्लैंड्स हो जाता है. We call it as some extra growth, or we call it as even arbuda, plant arbuda, cancer in the plant and all these are called as vata vyadhis. And also sometimes we might have seen the plants do not give pulpy juicy fruits always. Sometimes वो शुष्क होता है, वो ड्राई होता है फ्रूट्स, और आउटर कवरिंग ज्यादा रफ हो जाता है. इसका कारण क्या है? वो वात व्याधि है. वो प्लांट में अगर वात व्याधि है तो हमें वाता लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अडॉप्ट करना है. और कफ व्याधि भी देख सकते हैं, वो विंटर में बिकॉज ऑफ मधुरा अम्ला लवणा टाइप ऑफ मिट्टी, समटाइम्स there may be kubja patrata, that means there is curving of the margins of the leaves. Okay, paleness of the leaves and very late fruiting and very late flowering. Okay, all these. And also in vasanta rutu, we all know vasanta rutu is kapha prakopa, right? Kala for kapha prakopa. So during those times we see the kapha vyadhi. Pitta vyadhis are seen because of pita and ushna type of soil and ushna weather condition also. So क्या होता है पित्त व्याधि में? वो फ्रूट्स तो बिना पकाते हुए, I mean before it becomes pakwa, it falls down. Okay, untimely falling of leaves. And in grishma kala, also sharat kala, we can see pitta vyadhis. Okay, then we have to treat the plant, because consider the plant as your family member. Maintain a garden. So just like how we take care of a small child or a very age old person in our family, similarly we have to take very good care of the plants. So sometimes क्या हो जाता है, वो insects से या फिर तीक्ष्ण धूप से वो burns हो जाता है, और the plant becomes vandhya, shandya, vandhya. All these can be seen in plants also, because it does not bear fruits or flowers or anything. थोड़ा इंजुरी हो जाता है प्लांट को, और फिर वात रोग, पांडु रोग, all these, and even bija dushti, all these happen with the plants. We have to treat it with very good treatment. Just a minute. Okay, so ठीक तरह से हमें वो ट्रीटमेंट देना है प्लांट्स को भी. नेक्स्ट, दिस इज रोग चिकित्सा.
Sorry, this is 17th chapter, Roga Chikitsa. We only have 20 or 21 chapters. Okay, Roga Chikitsa, treatment of plant diseases. So, कैसे हम वात व्याधि को ट्रीट करते हैं? Similar to us. See, Meda, Grita, Vasa, all these are to be applied to the plant. As I told you, Kunapa Jal ka matlab hai dead bodies boiled in water. Dead bodies of animals boiled in water along with purisha, mutra of animals, etc., which are locally available. That is a specific type of kunapa jala preparation, and it is very, very, very balya nutritious for the plant. Okay, so vata vyadhi can be treated by applying kunapa jala, and then dhupana should be done. जैसे हम गुग्गुलू धूप, सरसप धूप डालते हैं ना, ऐसा ही धूपन का इच्छा है प्लांट्स के लिए. और किस द्रव्य से धूपन करना है? देखिए, गोश्रृंग, तुरंग केश, दैट मीन्स हॉर्स हेयर और टेल हेयर. घृता, गोश्रृंग, दैट इज द श्रृंग ऑफ द गो. Okay, all these with arishta. Arishta is nimba. Okay, so we have to do dhupana of with all these dravyas. Okay, then kapha rogas, how they have to be treated? Prepare dashamula kashaya and apply sarshapadi lepa. I told you what are the lakshanas of kapha roga. So there we have to try this dashamula kashaya. Then pitta rogas should be treated with madhu yashtyadi kashaya. Okay, very, very, very simple. Then trifaladi kashaya. Just like what we give for patients, give the same thing to plants, but analyze properly. Krimi roga treated by irrigating medicated water and applying vidanga, sarshapa, hingu, vacha, maricha, bhalla takka lepa. Okay, we also see fractures in the trees. So fractures say fractures. Some plants though, they are very prone to fractures. They keep breaking. Okay, so that is to be considered as वात व्याधि again. इसका मतलब है न्यूट्रिशन ज्यादा ठीक तरह से नहीं हो रहा है, इसलिए हमें टाई करना है और स्पेशल मिक्सचर्स का अप्लाई करना है. समटाइम्स वो चंडमारुत और वो थंडर बोल्ट बोलते हैं ना, इससे भी ट्रीज को अफेक्ट हो जाता है. सो वी हैव टू see to it that we treat the plant till when we have to treat until the new leaves appear. Okay, 18th chapter is all about improvement and care. So plants को भी अजीर्ण हो जाता है. अगर पानी का क्वांटिटी ज्यादा हुआ तो अजीर्ण अंबु कंडीशन हो जाता है. तो क्या करना है हमें? कराग्रेन भित्वा कृष्य विलेपना of madhu vidanga churna applied on the wounds. So we have to strike, incise, and we have to scratch and fill the scratch with the lepa of madhu and vidanga churna. So this takes away all the excess water and the ajirna of water becomes very less. Okay, that is reduced. Methods to obtain disease free fruits and vegetables. For this dhupana and lepana procedures have been told. Next, 19th chapter. Next, Vichitra Vidhana. This is very nice actually. Horticultural wonders this is. So there were so many procedures by which we could produce miracles. वो magic करके, वो माया मंत्र ऐसा करके fruit का वो वृक्ष का fruiting stage और flowering stage को ज्यादा करना है. That means it is rasayana type of treatment, no? That is what we say, no? Delay aging and promote youth. That is the main thing of rasayana. Similarly, rasayana vidhana is told for plants also, so that the plant has fruiting and flowering stage throughout the life. Okay, then acquiring or blending specific smell or gandha samutpatti. अगर किसी obnoxious गंध और unwanted गंध है तो प्लांट में उसको न्यूट्रलाइज करके नॉर्मल या विशिष्ट गंध को डाल सकते थे. Suppressing of undesired smell, conversion of trees to climbers. This is very important. See how they used to do this. No technology, no science, but still so many vidhanas were there by which they were able to change the phenotype or change the habit also, right? Habitat, habit, everything. Cross breeding was told, even hybridization told, and dwarfing. Just like how they do this bonsai, in the present day,
Similarly, dwarfing of plants was also told. Next slide, please. Next. Vichitrikarana. So, Vichitrikarana Vidhan, many techniques have been told. जिससे हमें फ्रूट्स का साइज को एनहांस कर सकते हैं और फ्लावर्स का कलर को भी और टेस्ट को भी बढ़ा सकते हैं, फ्लावर्स चेंज कर सकते हैं, कलर ऑफ द फ्लावर्स चेंज कर सकते हैं और विद इन शॉर्ट ड्यूरेशन फ्रूटिंग का हो जाने का एक व्यवस्था कर सकते हैं. ओके, इंस्टेंटेनियस प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स. Then rejuvenation and regrowth, that is rasayana therapy, prolonging the lifespan. All these come under Vichitrikarana. Okay, next. Next slide, please. Please change the slide. Avanish. Can you please change the slide? Yes. उद्यान निर्माण विधिया garden project. ये तो repetition है, but still proper plan for garden considering all these things in mind. Things to be present in garden at different location. Again, it has been retold, but still with lots and lots of other information also. 20 is Udyana Nirmana Vidhi. Next. So I think 21st is the last chapter here. Next, that is Kupasthala. So probably you might be knowing, even now कुछ लोग सिर्फ वो भूमि को देखते ही अंडर वाटर कितना लेवल में अंडर वाटर है ऐसा बोल सकते हैं. ओके, सो इट इज ऑल अबाउट हाइड्रोलॉजी. ओके, जहां देर आर मेनी लक्षणास फॉर द लैंड. ओके, वेयर वी कैन सी whether the underground water is present at a lower level or it is very easily accessible. Okay, so this Vichitrikarana and the previous, that is diseases, Vata Roga, Pitta Roga, so that part is a big chapter here in Vriksha Ayurveda, which is very interesting and we can study very much in detail. Okay, next. So like this, Surapala has included so many things in the Vriksha Ayurveda textbook. If at all you get a chance, you can definitely go through the entire book of Vriksha Ayurveda. Please, next slide. So to conclude, what he says is, next. Change. So Surapala, who has attained perfection in special and unique techniques and who is held high as Vaidya Varenya. Vaidya not only for humans, he is the Vaidya for Vrikshas. He has contributed to the treatise Vriksha Ayurveda, which helps in improving the lifespan, that is longevity of the trees, by maintaining the health and improving the yield and eradicating diseases in plant life. So, under the patronage of royal king. See, here he is telling about his king. The king is named as Bhimapala. Okay, so this is how he concludes. Now, let us see how we have to conclude. Next slide. So by this, what do we understand? There was a very close contact and very close relation between plants and animals and human beings. Correct? Next slide, next slide. Change the slide, please. Next slide. It is not coming or anything wrong with the slide? See, we told that Vriksha Ayurveda can be compared to permaculture, agroforestry and horticulture, right? So what is permaculture? Permaculture is philosophy of working with rather than against nature. So it is a very much thoughtful thing. Okay, it involves the importance and influence of all the plants, animals, humans, everything together in a single product system. See, gardening is happening here, plants are there, animals are there, human habitation is there. So there should be a very close interaction which is making it become a perfect ecosystem. So the three basic ethics of permaculture are earth care, people care and fair share.
This is very much different from the modern farming. Okay. See, earth care is provision for all life systems to continue and multiply. It is not that only plants are grown. It is plants along with animals. Animals are also contributing towards plant health. Plants are contributing towards animal health. Okay, then people care. So how the human is benefited with these two, plants and animals? Provision for people to access those resources necessary for their existence. And third one is very important, that is fair share. We have to set limits to the population and consumption so that people do not take extra, that is more than what they need. That should not be there, because it should be equally distributed among all. That is fair share. So by governing our own needs, we can set resources aside for to further the above principle. This principle is called as share the surplus. Please next. It is very costly actually, permaculture, but it is basically the process of figuring out how to survive in a place using power of observation, energy, water, everything. Okay, permaculture gardening means permanent agriculture, and it is defined as working with natural forces, that is wind, sun, water, for provision of food, shelter, water, everything else your garden needs besides plants and seeds. Simply, but permaculture is a holistic approach to gardening. Okay, so permaculture, see, this is very important part. Please pay more attention. It is forward thinking design system based on principles found in nature. It is not that what we see today's agriculture or animal husbandry. It is like a balanced ecosystem. Okay, one should have. Understood. Purpose is to create living environments which are harmonious, sustainable, and productive, while greatly reducing the work and energy required to maintain them. Next slide, please. Then, permaculture encourages production almost entirely from our own food waste and food byproducts. Natural fertilizers like feed your soil before sowing the seeds, during the growth phase, and even post harvest. And healthy soil means healthy food. Next. So whatever waste we have, we put it into the soil, and that waste is helpful for the plants, like that. Okay, agroforestry is collective name for land use systems technologies where the perennials are used to the on the same land management units as agricultural crops in some form or spatial arrangement of temporal sequence. Okay, next. This is just knowing what is agroforestry. Then what is horticulture? It is science and art of development of sustainable production, marketing, and use of high value and intensively cultivated food and ornamental plants. So horticultural crops are diverse, annual, perennial, everything. Next. Decorative, indoor plants, and many more. So, how is Vriksha Ayurveda relevant in modern days? See, it is because of ajnana, that is ignorance of knowledge, that we are facing so many problems today. See, if we are aware of all these things, we can definitely educate people who are in this field and help them maintain a proper healthy balance. See, now in this present pandemic situation, we can take this as an opportunity. Okay, ancient sciences are now making a very good comeback because there is very huge demand, no, for conservation and utilization of products. So now we need to incorporate the yukti that is told in the traditional ancient system and apply it in the modern era. So that is very important both for modern medicine and agriculture. Then availability of medicinal herbs, it is not seen nowadays properly. Desired pharmacological and biological markers has become a challenge. Okay, so in this condition, to overcome this, protocols and methods of Vriksha Ayurveda are promising. They are very important. Next. So, Vriksho Rakshati Rakshitaha. Trees are our guardians. We have to see to it that our guardians are totally guarded. Okay, we have to guard the guardians, then the guardians will guard us. Correct? Next. Save the trees, save the earth. We are the guardians of our nature's birth. Next.
So the future is in our hands. Let's take a stand to preserve the land. The best time to plant a tree was 20 years ago, and the next best time is now. So keeping all this in mind, let us all join hands together to maintain our own garden, grow our own medicinal plants and crops, and then help those who are in that field, so that the wisdom that is told in our ancient scriptures really come into practice, to make them practically available. Okay, so this is what I wanted to share about Vriksha Ayurveda. I think initially few topics were boring for you, but still later on when we started discussing about the Vata Rogas, Pitta Rogas and all, it was quite interesting, I feel. Anyway, I just want to know how you people felt, and if time permits we will go to Pashu Ayurveda. That is a very small topic, it won't take this much time. Today if it is possible we can just have it, is around 10 to 15 minutes, that's all. Okay, so please give your feedback, and if you have any doubts you can ask, at least now or later, I don't know. Pashu Ayurveda, if you permit me, I can just present. That is more interesting, I feel. Ma'am, please continue. Okay. Then you will have to start presenting the slide. So, just like the trees are guardians, we can say animals are best friends for human. Agree? Hope all of you agree with this. So, Pashu Ayurveda is ancient veterinary science. We talk only about 3 Ayurvedas here. That is Go Ayurveda, Ashwa and Aja. Those are very few slides. Around 10 or 15 slides, that's all. And yes, next. Please start presenting the slide. These are more colorful and interesting. So the concept of ancient veterinary science points towards the relation between man and animal. So वो बांधव्य के बारे में बोलते हैं, वो man और animal बीच का वो संबंध है, इसके बारे में ज्यादा बोलते हैं. Animal is man's best companion since ages. Why? Because from animals we get food products, milk. Animals help in farming, वो ट्रांसपोर्ट करने के लिए, they were used in warfare, okay, and also in sacrificial rituals. So animals were used from the beginning. Next slide. See, look at the pictures here. Prehistoric man was a wanderer. What he used to do, वो animals को kill करके खाता था. But later on, the lifestyle changed. So he developed a sort of friendship, very good friendship with animals and birds. Animals were used to work in field and transport. Elephants and horses used in warfare. And this is how animals became very much friendly to man, and they became the wealth of ancient Aryans. Next. Day by day, animals became a part of the life, and since they became like a family, the man had to take special care about the health of the animal. Okay, so herbs were identified, they were cultivated, medicinal properties were learned. Then, similarly, simultaneously, Vriksha Ayurveda also developed. Okay, influence of soil types, pests, potentiality of herbs in treating were understood. Vriksha Ayurveda and Pashu Ayurveda developed hand in hand. Oh, next. Plants were needed to treat the animals and birds, and in turn, some animal products were used for treating the plants. Okay, this is very nice actually, this concept. Next. So what our Maharshis did, they observed the importance of healthy animals and birds for ritual practices. Okay, because rishis, they used the products of the cow, gavyam, kshiram, dadi, ghritam, all these, gomutram, gomayantata. Okay, so these products of animals, and some of the animals were there in the ashrams of the rishis. There was a friendly bonding between the sages, their ashrams and the animals. Okay, medical science was divided into 3 main categories as Ayurveda, Pashu Ayurveda and
Vriksha Ayurveda. Next, status of Pashu Ayurveda. So, Pashu Ayurveda also enjoyed an equal status in medical science. Branches of Pashu Ayurveda seen in Kalpa Sutras are Gaja Ayurveda, Ashwa and Go Ayurveda. Okay, next. See, look at the pictures here. Bladder of animals like goats, sheep, cow used in Basti Chikitsa as Basti Putaka. Basti treatment was available for goats, horses, camels, elephants also. This has been told in Charaka Siddhi 11th chapter. Then veterinary science matter seen in Matsya Ayurveda and Garuda Purana, Arthashastra of Kautilya and Mahabharata also. See, look at the picture here. They are Nakula and Sahadeva. Nakula was a very good horse specialist, cow specialist, and Sahadeva was horse specialist. Okay, they are said to be the reincarnation of Ashwini Devatas also, Nakula and Sahadeva. Okay, they were very well versed in Pashu Ayurveda as well. Then Ashwa Ayurveda. So Shalihotra is the author of Shalihotra Samhita, also known as Haya Ayurveda, Turanga Ayurveda or Ashwa Ayurveda. So it covers the treatment aspects of a horse in Ayurvedic way. So Shalihotra was called as father of veterinary medicine. His father was Ashwagosha, born in Shalatur near Gandhara during 1st century. So it comes just like our Samhitas. Look at the number of shlokas. It is 12,000 shlokas in 8 divisions. See how much of importance was given for health of the horses. Correct. So first division deals with horse varieties, races, colors, how to control the horse, rules and regulation framed in transaction. Then second division deals with diseases of the horse. Even horse gets jwara, shula, akshiroga, hikka, tisara, shwasa, kamala, just like how we get. Third division deals with formation and development. That is, it is like garbha sharira of horse. Fourth division is like Chalakya Tantra and KC embedded together. Okay, then next slide. Fifth division leads with fracture and its management. Sixth with the influence of Navagrahas. Look at the picture. Navagrahas, how they influence the health of the horse. Seventh division deals with the Basti. Okay, usage of Basti in the horse. And eighth division deals with the Sadhya Lakshanas and Lakshanas of the diseases. Okay, totally what are the drugs that were used? Triphala, Gugulu, Haritaki, Ardraka. Haritaki is a part of Triphala anyway. Sarshapa, Laksha, all these were mentioned in Ashwa Ayurveda also. The lifespan of animals, elephant lived for 120, horses for 32. See, even though the lifespan is short, it was Ashwa Ayurveda which has been told in very great amount, I mean the maximum. Then camel lived for 25 years, donkey for 25 and dog for 16. This is according to some our ancient scripture only. Other books on Ashwa Ayurveda, it is Ashwashala by Shalihotra, Ashwa Vaidyaka by Deepankara, Shalihotra Samuchaya by Kalhana and Yukti Kalpataru by Bhoja, which also contains description of diseases of the ox. Next. Gaja Ayurveda. Look at this. See, nowadays we don't find that much of usage of Gaja. But in those days, Gajas were also very good friends and they lived along with the people, right? Because look at the temples of Tamil Nadu, Madurai Meenakshi and all. So there was a documentary which I was seeing recently which said that it could have been built only with the help of great elephants. Otherwise, it is impossible to build such great monuments and temples. Okay, this shows that Gaja was a very great friend of man, and there were many in number. Okay, so important books are Hasti Ayurveda, Gaja Ayurveda Shastra by Palakapya Rishi, the son of Sanakayana. He was an expert in domesticating wild animals in the court of Raja Romapada, king of Angadesha. Hasti Ayurveda consists of 160 chapters. See, more than ours, our Samhitas. More than 160 chapters.
It has Maharogasthana, Kshudrarogasthana, Shalyasthana and Uttarasthana. Okay, next. Look at this, Bahubali. The characteristic features of different types of elephants and various types of diseases in the elephants, their treatment, the medical and even the surgical approaches. Look at this. Why? It is because they were also used in warfare. युद्ध में वो हाथी को यूज करते थे ना, इसलिए including medical and surgical approaches, methods to domesticate the wild elephants. Okay, Gajalakshana by Brihaspati, Matanga Leela by Neelakantha, Gajadarpana by Hemadri. We can see. Okay, next slide. Go Ayurveda. So, or Gava Ayurveda. This deals with the treatment and health care of the cows. Cows, of course, they were not used in yuddhas. They were just domestically reared in homes. Correct? Okay. No specific treatises related to Gava Ayurveda are available, similar to Gaja or Ashwa. But we find descriptions pertaining to diseases and the treatment of goats and cows are available in Sharangadara Paddhati. Sahadeva was a famous Gaja Ayurveda specialist. Okay, Nakula was, sorry, what did I say? Gaja Ayurveda, is it? Gava Ayurveda, I think. Okay. Hansadeva, a Jain Pandit, in his exposition detailed about animals and birds. I think it is Gava Ayurveda. Sorry, it is not Gaja, it is Gava Ayurveda. Sahadeva was Gava Ayurveda specialist. Next. Someshwara mentioned about various types and treatments of Go Ayurveda. Then such as medicines for mankind, Gaja Ayurveda, Ashwa Ayurveda and Gava Ayurveda. Okay, next. So conclusion. Pashu Ayurveda shows that extension of Ayurveda as medical science into the territory of animals. That means Ayurveda was not limited only for mankind. The Vyapti is big to Vrikshas, Ashwas, Gajas and many other animals also. But we know only about 2 to 3 animals. That's all. The origin and development of Pashu Ayurveda during various stages of evolution shows close association between man and animal. It shows the care shown by man. See how we used to take care of the animals, health of the animals and contribution of Ayurveda in treating the animals and keeping them fit and healthy. Okay, next. So by this, what we understand is Ayurveda may not be limited only for mankind. It has a greater Vyapti and in any field Ayurveda excels. Okay, we have lots and lots of references regarding many treatment aspects of many things. Not we restrict ourselves only to mankind, right? So let us learn Ayurveda to practice Ayurveda. Okay, so this is all about what I wanted to present today, right? So Vriksha Ayurveda, if possible, please buy some books of Vriksha Ayurveda and go in detail, deeper you study. Then Pashu Ayurveda, it's a very big topic. So wherever you find necessary, please quote the references of this. You can study also if you are interested. Also give references to people of animal husbandry. And so seeing all this, we say Ayurveda was there everywhere. It is not just nowadays it is restricted only to alternative system of medicine. No, that is not right actually. It should become the mainstream medicine. But for that, we Ayurveda people, we should study, encourage the study of Ayurveda and practice of Ayurveda, Shuddha Ayurveda. Okay. So saying this, I would conclude my presentation. So I thank Dr. Jeevan Jadhav and Snehal Jadhav for giving me this opportunity, right? I'm very happy that I was able to address you people today, right? Okay. Thank you for your patient hearing, right? And here I would like to thank all the people who have supported and who have given their time and those who have helped me with the presentation.
also my husband who has helped me a lot for this, right? Okay, then anything else, any doubts? I'm not an expert in Vriksha Ayurveda or Pashu Ayurveda, because I won't be, even this is the a very small study that I have done, but still have lots and lots of regards towards our science. Any doubts or थैंक यू anything? मैम, Thank you. आपने हमें आपका कीमती समय दिया। आपके द्वारा बताई गई जानकारियां हमारे लिए आवश्यक ही लाभदायक रहेंगी। वृक्ष आयुर्वेद और पशु आयुर्वेद, यह विषय जिससे हम अभी तक अनभिज्ञ थे, उससे आपने हमें परिचित कराया। बहुत बार यह विषय अनेक विद्यार्थियों द्वारा अज्ञात ही रह जाता है, परंतु आज हम इस विषय से परिचित हुए। उपस्थित सभी विद्यार्थी और विश्ववल्लभ अध्ययन गुरुकुल द्वारा मैं अध्यक्ष किरण आपका आभार मानती हूँ। इस वेबिनार में सहभागी सभी पार्टिसिपेंट्स का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। Thank you very much. There's one question in chat box. Dr. Pratiksha Nikam wants to ask, hello ma'am, please explain campus restricted trees. Campus, yeah, for this I think you will have to refer this campus trees. I will give you the PDF. Okay, regarding that I will give you the PDF, which tree, where it should be planted, what are the positive and the negative effects, all these we have here. This I can share the PDF with you. And also one more thing, this is the book we generally use, Vriksha Ayurved by Surapal. Okay, yeah, you can refer this book also. If time is there, then I can just, हाँ, ग्रुप पे वो शेयर कीजिए बुक कौन सा है। sure, I'll share. आज का सेशन बहुत अच्छा हुआ मैडम, इतना नॉलेजेबल सेशन हो गया, हमें मालूम नहीं था। वृक्ष आयुर्वेद का कभी इतना सोचा भी नहीं था कि इतने पहलू रहते हैं। इतना अच्छी तरह से आपने समझा दिया कि इजीली हमें समझा है, क्योंकि वृक्ष आयुर्वेद ये हम निग्लेक्टेड पार्ट रहता है, जो भी सोचा नहीं जाता। सिर्फ वनस्पति कलेक्शन और वनस्पति का इस्तेमाल करना इतना ही मालूम रहता है, पर उनकी भी ट्रीटमेंट करनी रहती है, ये मालूम नहीं थी। पर ये ट्रीटमेंट का हिसाब से जो आपने वृक्ष का सोचना था, आदमी के हिसाब से वो सोचना है, जैसे हम आदमी को ट्रीट करते हैं वैसे प्लांट को भी ट्रीट करना वैद्य का इम्पोर्टेंस रहता है। तो वो आपने समझा, बहुत अच्छी तरह से समझाया। किसी के क्वेश्चन होंगे तो आप पूछ सकते हैं। इसे बहुत अच्छी तरह से सेशन हुआ आज का। थैंक यू। आई थिंक I took lot ये of टॉपिक time, ही थोड़ा अलग है, और मुझे पता नहीं आपने बहुत अच्छी तरह से बहुत इजीली हमें समझा दिया, क्योंकि बच्चे मुझे हेलो, हाँ, गुरुकुल में बहुत सारे डिस्कशन में बच्चे प्लांट्स के बारे में पूछते हैं, तो प्लांट्स कलेक्शन कब करना रहता है, प्लांट्स का कैसे कलेक्शन करना रहता है, सब बातें होती है। पर इसमें प्लांट का भी संरक्षण करना रहता है, ये किसी को मालूम नहीं रहता। तो प्लांट्स का संरक्षण करना और उनका प्लांट की बढ़ाना, ये हमारे हाथ में रहता है। वैद्य का ही वो काम है। वैद्य जब उसको एग्रीवेट करेगा, तभी सब लोगों को जागृति होगी, और हर एक पेशेंट को उसने बोला कि आप एक प्लांट लगाओ, तो बहुत सारे प्लांट्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो वैद्य गण है, तो उन सब ने ये करना है कि जब बारिश शुरू हो जाती है, वर्षा ऋतु की जो स्टार्ट है, तभी से सभी को बोलने का कि आप एक प्लांट्स लगाओ। तो उनकी जो पाप रहते हैं, जिसे हम दोष कम करने के हिसाब से, कर्म दोष जिसे बोलते हैं, वो कम करने के हिसाब से उनको बोला कि आपकी बीमारी ठीक करने के लिए आप ये प्लांट लगाओ। तो वो प्लांट वो ट्रीटमेंट के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है, और उनके जो कर्म दोष है वो भी कम हो सकते हैं।
वो बहुत डिफरेंट या फिर ठीक तरह का अप्रोच है एक्चुअली. वेरी नाइस. ठीक है, आज का सेशन का एंड करेंगे. किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, माइक अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं. Somebody is asking something. I don't know how to see that. Chat box, I think I have to see. Someone asked just now. Okay. After taking Prayojyanga from plants like twak, roots, leaves, what is that? What to apply? Is it? What to apply? What is that? Necessary for it. What to apply? Yeah, What we to are giving apply? the wound to the plants. Huh. Then we Yes. have to take care of that. Then anything to be applied, or they can heal themselves. They can definitely heal on their own, no doubt. But it would be better if you can put some Jivaniya Ganadravyas, if at all you get that. Or put some Kshira. Kshira is very good comparatively. We generally do that. If we collect anything, we put some Kshira over there. Okay. कुछ प्लांट्स के ऊपर हम Okay, घी thank you, और ma'am. शहद भी लगाते हैं. जब हम कुछ छोटे प्लांट्स बनाते हैं, उसको ऊपर कट करने के बाद, जब जैसे हम रोज का लगाते हैं, रोज का कट करने के बाद उसके ऊपर अपनी घी और शहद लगा दिया तो उसका प्लांटेशन जल्दी उसको जनरेट हो जाता है. घी और Kshira. Madhu ke, I think, compared to Madhu, I think Grita and Kshira would be better. Okay. Sometimes what happens, अगर घर में क्षीर जास्ती है तो ज्यादा है तो sometimes we just throw it. Instead we can put it to the plants. Most of the time that is what we do. Okay, and this after hailstones and all, I told you, after the hailstones which fall from the sky, no. So when the plant is affected with that, put some curd rice to the plant. Like that. Kshira and Grita, I think, are better. So somebody has asked, while doing plantation of Ayurvedic plants, which guidelines you would like to give, ma'am? See, it is general, normal only. Okay. So, however, we put this, I prefer this earthworm manure rather than that goat fecal matter. Earthworm manure, if you can get, that would be of great help actually. That becomes more organic, and try to avoid the synthetic fertilizers and those chemicals. Somebody has asked here, Mrunal, while doing plantation of Ayurvedic plants, what guidelines you would like to give, ma'am? So it depends on the type of plant. Okay. One thing I would like to tell here, all of you know this Chandana. Chandana, which is a pride of Karnataka. So Chandana is Santalum album, right? We get many Santalum album trees here. But one thing we have to remember, while planting Santalum album, in between two trees, we put one Cassia species. That is because there is a special type of adaptation of this Chandana. Okay, so as and when the chandana grows, this plant, which is which is acting like a weed, not actually weed, that is also a plant, Cassia species, that starts dying because this chandana has a special root adaptation called as Haustoria. So from that, it gives some projections to the neighboring plant, and it sucks all the nutrition from that, and chandana grows well. For chandana to yield good chandana, minimum it takes 40 to 50 years. 80 years chandana is very good actually. So we have to see to it that if you are planting a tree now, it will be of use later on after many years. So as you have asked, while planting this Ayurvedic plants, it's always better to take some organic manure. That is one thing. Whatever waste that is generated at your home, please put it to the plants. So that is more nutritious than the chemical fertilizers. And other than that, as we discussed about Kunapa Jala, no? So Kunapa Jala, that is Kunapa is all the dead bodies of smaller insects and animals, mushaka and all those things, they are feed to the plants. So that is always better. If there are any small animals that have died, like lizards or cockroaches, anything, it is better to convert that into manure and feed the plant with that. That is very good compared to synthetic ones. Then what else?
Any queries? That's all. Chat box. So if at all you are planting, then please take very good care of the plant. Okay, try to grow this special plants, unique plants and rare plants, like what I told you, Pashana Bheda from Himalayan origin, because here we have Erva lenata. But Virginia ligulata is more potent. So if you get that plant here, then you have to take proper care, otherwise it won't grow. Like that, plants which are growing in different habitats, you bring it to your place and you plant it yourself and take very good care of that. Okay, just like how you take care of small children at home, similarly you have to take care of the plants. Then Vrikshayurved, it is Surapala's Vrikshayurved and Parashara's Vrikshayurved we also get. And then for this Pashu Ayurveda, so you have great works. Our lifetime is not sufficient for studying all those things. That Shalihotra Samhita is very good. Palakapya Samhita for Gaja Ayurveda is very good. But for Go Ayurveda, we don't have many. Okay. So I think regarding other animals also, that would be told in Shalihota Samhita and Gaja Ayurveda. Nowadays, where are we rearing Gaja and Ashwa? Right? Anything else? देखने के लिए सर्कस में जाना पड़ता है. हाँ, zoo के लिए zoo जाना पड़ता है. But it is nice to know that they were taking so very good care of all those animals, right? That is very nice. We feel proud about our ancient people, our ancestors, right? So nicely they used to treat. This was before science and technology. What science and technology is doing today? Taking private journal. In Kannada, some books are there. नासिक में. Okay. हाँ. Tell. Nasik में? नहीं, बोलिए आप. That's all. There are some Kannada books also about Vriksha Ayurveda. Yes. They are not very common also. Then बोलिए. नासिक में यहाँ कुछ पुराने खेती करने वाले लोग जो है ना, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे. उन्होंने आम के पेड़ को घी खिलाना, यानी पंचामृत का उन्होंने किया था. तो उस पेड़ का आम जो रहते वो घी के टेस्ट के लग रहे थे. इसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए. और एक आदमी ऐसा है, कोटुरे नाम का गांव है यहाँ पे, तो उसके पास 140 आम की प्रजातियां है उसके पास, उसके पूरे खेत में. Okay. इतने उसने आम के अलग अलग लाके उसने उसकी खेती की और उसके ऊपर वो एक्सपेरिमेंट करता है. Okay. See, while studying about Ayurveda, Dravyaguna and all, we are like horses. We only see how we can extract from them. We don't think about their health most of the time. So if we make them happy, as we told you, vrikshas also have indriyas, senses, they have the manas, there is a soul inside them also. When we think about all those things, they are also like us. So if they are fed with grita, then they give grita. If you eat grita, it is seen. Similarly, what is fed, it is given. So plants need more and more of manure-like thing, rather than we want all refined thing. We have all dirty things here, but plants take in dirty things and give very nice things to us. That is the difference. Correct? एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ता है. Yeah. और वो जो अभी वृक्षार में जो एक्सपेरिमेंट बोले गए, उसमें घी और विड़ंग, ये ज्यादा महंगी वाली चीजें इसलिए ज्यादा इस्तेमाल नहीं की जाती है. But Kunapa Jala, no, instead of putting it anywhere else, you can feed those to the trees. Kunapa Jala, it is a special technique of told in Vriksha Ayurveda. In all samhitas of in all books of Vriksha Ayurveda, we get to see the Kunapa Jala preparation.
इस साल हम बनाने वाले आसवरिष्ठ के जैसे हमने सोचा कि वो वृक्ष के लिए आसवरिष्ठ बनाना है। हाँ स्वादिष्ट महंगा पड़ जाएगा बट स्टिल। हाँ कुणब जल का चाहिए चल रहा है हमारा एक्सपेरिमेंट। हमें इस बार हमने अडुलसा गुडुची माका इसका प्लांटेशन कर रहे हैं। निर्गुंडी इसके प्लांटेशन हम बना रहे हैं अभी। ओके ओके गुरुकुल के अंडर हम ये प्लांटेशन बना रहे हैं, उसके छोटे छोटे प्लांट्स बना के उसके प्लांटेशन करने वाले हैं। ओके ओके वेरी नाइस। तो कैसा चल रहा है आपके प्लेस में? सब नॉर्मल अभी? बाकी नॉर्मल, अभी नॉर्मल शुरू हो गया सारा। ओके ठीक है। अभी सेशन का एंड हम ज्ञानेश्वरी से करेंगे। थैंक्स। ओके, आपका वैल्यूबल थैंक्स रहेगा हमारे नॉलेज में इंक्रीमेंट करने के लिए, कि ये हमारे नॉलेज में नहीं था कि आयुर्वेद वनस्पति के ऊपर या पशु के ऊपर भी इस्तेमाल किया जाता है। आपने जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके हमें दी, उससे हमारा एक ब्रेन का एक पार्ट खुल गया, जिससे हम सोच सकते हैं। और अभी जो वैद्य यहाँ पे जुड़े हुए उनको सबको ये वृक्ष का इम्पोर्टेंस समझ में आ गया। तो हम हमारे यहाँ एक गुरु परंपरा रहती है, ज्ञानेश्वरी जिसे बोलते हैं, वहां में उसमें से एक पसायदान बोल के हम आज का सेशन खत्म करेंगे। ओके थैंक यू। थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। आता विश्वात्मके देवे येने वागे नितोषावे तुषोनी मसदावे पसाय जे खळांची वेंकटी सांडो तया सत्कर्मी अतिवाडो भूता परस्परे परो मैत्र जीवांचे दुरितांचे तिमिर जाहो विश्व स्वधर्म सूर्ये पाहो जोजे वांछिल तो ते लाहो प्राणी जात वर्षत सकळ मंगळी ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी अनवरत भूमंडळी भेटतो भूता चला कल्पतरूंचे आरव चेतना चिंतामणीचे गाव बोलते जे पियुषांचे चंद्रमे जलांशन मार्तंड जे तापहीन ते सर्वाही सदा सज्जन सोयरे होतो किंबहुना सर्व सुखी पूर्ण होणी तिनी लोकी भजिजो आधी पुरखी अखंडित आणि ग्रंथोगजी विशेषी लोकीय दृष्टादृष्ट विजय होवाळेची हेत म्हणे श्री विश्वेश्वरा हो हा होईल दान पसाहो येणे वरे ज्ञान देहो सुखिया झाला येणे वरे ज्ञान देहो सुखिया झाला येणे वरे ज्ञान देहो सुखिया झाला।